नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्जाम है, चाहे वो पेपर 1 है या फिर कोई और एग्जाम है, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग टीजीटी, जेपीटी, कांस्टेबल या फिर आप सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर एट विच प्लेस फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरीज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो उर्वरक प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं हैं वो किस स्थान पर जो है वो स्थित हैं। क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हो सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैब्स हैं वो कितनी है, फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है वो कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश में जो फर्टिलाइजिंग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं वो 3 जो है वो हैं, और ये कहाँ कहाँ पर जो है वो स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में जो फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, एक तो शिमला में स्थित है, दूसरी जो है वो सुंदरनगर में स्थित है, और तीसरी जो है वो हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम और भी डाटा यहाँ से कलेक्ट करते हैं कि हमारे पास किस तरह की टेस्टिंग लैब्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं, तो हमारे पास एक तो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो हैं वो आती हैं। ये कितनी हिमाचल प्रदेश में जो है वो आती हैं? सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है वो 11 हिमाचल प्रदेश में जो है वो आती हैं। और देखिए फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है 3 आती हैं। उसी तरह सीड जो बीज होता है, बीज की जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं वो भी हिमाचल प्रदेश में आती हैं, वो हिमाचल प्रदेश में 3 आती हैं। ये कहाँ कहाँ पर आती हैं? ये शिमला में आती हैं, पालमपुर में आती हैं और मंडी में जो है वो आती हैं, जो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हिमाचल प्रदेश में आती हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2 बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज जो है वो आती हैं। जो 2 बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज आती हैं ये कहाँ कहाँ पर आती हैं? एक पालमपुर में आती है और एक जो है वो मंडी में जो है वो आती है। तो इस तरह से जो है ये सारा डाटा आपके पास है कि कितनी लैब्स, किस तरह की लैब्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और ये जो सॉइल टेस्टिंग लैब्स की हम सबसे पहले बात कर रहे थे, ये 11 आती हैं। लाहौल स्पीति में जो है वो सॉइल टेस्टिंग लैब जो है वो नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। और जब हम सॉइल टेस्टिंग लैब्स की बात करते हैं तो जो सॉइल टेस्टिंग सर्विस हिमाचल प्रदेश में दी जाती है उसको जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 के तहत जो है वो ऐड भी किया गया है। ऐड करने का क्या फ़ायदा है? ऐड करने का ये फ़ायदा है कि किसानों को यहाँ पर जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो दिए जाते हैं, जिससे उनकी जो मिट्टी की जो उनकी मृदा है, सॉइल जो उनकी है, उसकी जो हेल्थ है उसके बारे में पता चलता है और वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड हाउ मच मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर 2024। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जून से सितंबर 2024 तक कितने मिलीमीटर बारिश जो था वो हुई। अगर हम बारिश की बात करते हैं तो ये मिलीमीटर्स में जो है वो काउंट की जाएगी, और हिमाचल प्रदेश में अगर हम जून से लेकर सितंबर तक की बात करते हैं तो 602 मिलीमीटर बारिश जो है वो हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो आ जाएगा। 602 मिलीमीटर बारिश जो है वो हिमाचल में हुई। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डाटा जो हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में 602 मिलीमीटर बारिश हुई जून से सितंबर 2024 के बीच में। एक बात ये ध्यान रखनी है। और इसका अगर हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल रेनफॉल हिमाचल में होती है वो होती है जून से सितंबर 2 सितंबर के बीच में 734 मिलीमीटर, और इस बार जो जून से लेकर सितंबर 2024 तक बारिश हुई वो 132 मिलीमीटर जो है वो कम हुई, जो नॉर्मल रेनफॉल होती है उससे। और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक 50 मिलीमीटर बारिश जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नॉर्मल रेनफॉल जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती थी वो 83 जो था वो मिलीमीटर होती थी। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल के साथ, और जो हमारे पास यहाँ पर हुई 50 मिलीमीटर, तो हमें 33 मिलीमीटर जो है वो कम बारिश देखने को जो है वो मिलती है। और अगर हम बात करते हैं कि हाईएस्ट रेनफॉल कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल होती है। उसके बाद चंबा, सिरमौर, मंडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो रेनफॉल का पैटर्न भी आपको हिमाचल में जो है वो पता चल गया कि किस तरह से कितनी मिलीमीटर रेनफॉल जो है वो हुई, और कितनी मिलीमीटर रेनफॉल नॉर्मल जो है वो होती है वो भी पता चल गया। तो इतना सा ध्यान रखें, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं तिदोंग वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं ये जो तिदोंग वैली है ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। हिमाचल में हम अक्सर घाटियों की बात जो है वो करते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वैली जो है वो फॉल करती है। ये तिदोंग वैली यहाँ पर दी गई है, ये वैली जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो वैली आती है। अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये तिदोंग वैली जो है वो आती है। किन्नौर में क्या कोई और वैलीज भी आती हैं तो वो किस किस नाम से जो है वो जानी जाती हैं। जैसे कि हम बसपा वैली के बारे में अक्सर पढ़ते हैं। ये जो बसपा वैली है किन्नौर में आती है, इसको सांगला वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। किन्नौर में ही हमें जो है वो और भी वैली देखने को मिलती है, जैसे कि हमें
हमें यहाँ पर जो है वो रुपिन घाटी जो है वो देखने को मिलती है। एक रुपिन वैली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हमें यहाँ पर यूला वैली जो है वो देखने को मिलती है। हमें यहाँ पर जो है वो पेजूर वैली जो है वो देखने को मिलती है। ये पेजूर वैली भी इंपॉर्टेंट वैली है। यहाँ पर जो है वो एक वांगतू वैली भी जो है वो देखने को मिलती है। ये वांगतू वैली भी जो है वो यहाँ पर आती है। अब ये जो मैंने रुपिन यहाँ पर आपको बताया, वांगतू बताया, यूला बताया, पेजूर बताया, ये ना सहायक नदियाँ भी आगे चलकर बनती हैं। ये जो नदियाँ जहाँ से बहती हैं, जिस वैली को ये ड्रेन करती हैं, वो तो एक वैली बन गई, परंतु ये नदियाँ भी हैं जो आगे चलकर सतलुज की सहायक नदियाँ जो है वो बनती हैं। तो इन वैलीज़ के बारे में आप ध्यान रखें, जो कि किन्नौर में स्पेसिफिक रूप से जो है वो आती हैं। किन्नौर के अलावा अगर हम पूरे हिमाचल की बात करते हैं कि हिमाचल में कौन कौन सी घाटियाँ हैं, तो हिमाचल में हमें जो है वो देखने को मिलती हैं कियारदुन घाटी देखने को मिलती है, जो कि सिरमौर में आती है। इसको पोंटा वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। हमें जो है वो चंबा वैली देखने को मिलती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती है, जिसको रावी वैली भी बोलते हैं, क्योंकि रावी नदी यहाँ से होकर बहती है तो उसको रावी वैली बोल देते हैं। इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी बोलते हैं, दूध और शहद की वैली भी जो है वो उसको बोल देते हैं। हमें जो है वो ऐसे ही पब्बर वैली देखने को मिलती है, जिसको रोहड़ू वैली के नाम से भी जो है वो जानते हैं, शिमला में आती है। हमें जो है वो ऐसे ही जो है वो दून वैली देखने को मिलती है, जो कि सोलन में आती है। हमें जो है वो कुनिहार वैली देखने को मिलती है, जो कि सोलन में आती है। सरसा वैली देखने को मिलती है, ये भी सोलन में आती है। चुहार वैली देखने को मिलती है, ये मंडी में आती है। मंडी में ही हमें बल वैली भी देखने को मिलती है। बल वैली मंडी की मोस्ट फर्टाइल वैली है, इसको सुंदरनगर वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो इस तरह से हमें अलग अलग वैलीज जो है वो हिमाचल में देखने को मिलती हैं। तो इन वैलीज के बारे में ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वैली कहाँ पर जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली चीफ्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश साइड विद द ब्रिटिश इन 1857। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा राजसी प्रमुख इनमें से था जो 1857 में जो है वो अंग्रेजों की ओर था, या फिर जिसने 1857 में अंग्रेजों का साथ जो था वो दिया था। तो अगर हम बात करते हैं इन चीफ्स में से जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं कि 1857 में किसने जो था वो अंग्रेजों का साथ इनमें से जो था वो दिया था, तो ये राम सिंह जो था वो हुआ करते थे। 1857 में इन्होंने अंग्रेजों का साथ जो था वो दिया था। अच्छा, ये राम सिंह कौन थे, कहाँ के राजा थे, वो भी हम थोड़ी सी जो है वो बात करते हैं यहाँ पर। अगर हम राम सिंह की बात करते हैं तो राम सिंह जो था वो सिब्बा के राजा थे। सिब्बा रियासत हुआ करती थी, इस रियासत के जो था ये राजा हुआ करते थे। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। राम सिंह के अलावा एक राजा नदौन के हुआ करते थे, जोधवीर सिंह, इन्होंने भी, और एक वजीर हुआ करते थे गशौन ब्रिज मंडी के वजीर हुआ करते थे मंडी के, इनके द्वारा भी अंग्रेजों की सहायता 1857 में की गई थी। हमारे पास एक प्रिंसली स्टेट ऐसा भी देखने को मिलता है जिसने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। वो कौन सा प्रिंसली स्टेट है? वो बुशहर प्रिंसली स्टेट जो है वो आता है, जिसने उस टाइम अंग्रेजों की सहायता जो था वो नहीं की थी। उसने उनको कॉपरेट भी नहीं किया था वहाँ पर, और उनकी हेल्प भी जो था वो वहाँ पर नहीं की थी 1857 के रिवल्ट में। और देखो, बुशहर के जो ये राजा हुआ करते थे, इनका नाम क्या था? बुशहर के राजा ये शमशेर सिंह जो था वो हुआ करते थे। शमशेर सिंह उस टाइम बुशहर के राजा हुआ करते थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। थोड़ी सी हम यहाँ पर सिब्बा रियासत की भी बात कर लेते हैं। सिब्बा रियासत जो था वो कांगड़ा में आती है। गुलेर की ये एक शाखा जो था वो हुआ करती थी, और इसकी स्थापना जो था वो शिवराम चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। सिब्बा रियासत की स्थापना 1450 के आसपास जो था वो इस रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी, 1450 ईस्वी के आसपास। जहांगीर जब आया था, नूरपुर आया था जब 1622 के करीब, तो वो सिब्बा रियासत होते हुए भी गुजरा था। सिब्बा रियासत 1786 से 1806 के बीच में संसार चंद के अधीन रही। 1806 में जो गुलेर था, जो गुलेर रियासत हुआ करती थी, गुलेर के जो राजा थे भूपचंद, उनके अधीन रही। और 1809 से 1830 के बीच में जो था ये महाराजा रणजीत सिंह के बीच में रही। और 1857 का स्टेटस आपने जान लिया। और सिब्बा रियासत जो है इसको डाडा सिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। और इस रियासत के जो अंतिम शासक थे उनका नाम भी पता होना चाहिए, वो श्याम सिंह जो था वो हुआ करते थे। इस रियासत के अंतिम शासक तो श्याम सिंह का नाम भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बिल्ट बाय ब्रिटिश इन शिमला अराउंड 1925। तो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा 1925 के आसपास जो था वो शिमला में कौन सी इमारत जो था वो बनाई गई थी। 1925 में ब्रिटिशर्स के द्वारा शिमला में एक लास्ट बिल्डिंग जो था वो बनाई गई थी। वो बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, वो काउंसिल चैम्बर बिल्डिंग जो है वो आती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये काउंसिल चैम्बर जो है वो कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पर बनाई गई शिमला में, वो हम बात करते हैं। तो देखो, ये जो काउंसिल चैम्बर बिल्डिंग है इसको हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग भी बोलते हैं। मतलब जहाँ पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा है उसको, उस बिल्डिंग को जो है वो माना गया है कि ये बिल्डिंग जो था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी, और लास्ट बिल्डिंग थी जो उनके द्वारा जो था वो बनाई गई थी।
दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जो काउंसिल चैम्बर की बिल्डिंग थी ये कंप्लीट हो गई थी और उसको इनॉग्रेट किया गया था लॉर्ड रीडिंग के द्वारा 1925 में। 1925 में लॉर्ड रीडिंग उस टाइम भारत के वायसराय हुआ करते थे, जिनके द्वारा इसको इनॉग्रेट जो था वो किया गया था। क्या और भी कुछ इंपॉर्टेंट है इस बिल्डिंग के बारे में? देखो, इस बिल्डिंग के बारे में इतना आप याद रखिए कि ये बिल्डिंग जो है जब बनाई गई थी तो 1920 में ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई जाएगी। एक हाईएस्ट पॉइंट शिमला का जो था वो देखा गया था कि कोई ऊंचा सा स्थान हो जहाँ पर ये बनाई जाए। और यहाँ पर जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी तो इसमें जो है वो 3 मंजिलें हुआ करती थी, 3 द्वार इसके रखे गए थे और ईंट चूना इस ऐसी चीज़ें जो था वो यहाँ पर बनाने के लिए लगाई गई थी। 1923-24 में जो है ये मतलब बनकर लगभग तैयार हो ही गई थी। बाद में चलकर 1925 में जो है उसका उद्घाटन किया जाता है और उस टाइम के वायसराय के द्वारा जो है वो उसका उद्घाटन जो है वो किया जाता है। बाद में चलकर हिमाचल प्रदेश बन गया पूरी तरह से। जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो हमें देखने को मिलता है कि अब विधानसभा का सेशन यहीं से चलता है। बेशक हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वो शिमला में है, परंतु टाइम टू टाइम वो शिफ्ट भी होती है। जब वो धर्मशाला जाती है साल में एक बार तो वहाँ पर भी सेशन जाकर होता है। तो इतना आप इस बिल्डिंग के बारे में ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो पेपर 1 है, चाहे वो हाई कोर्ट का एग्जाम है, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो गया, जेवीटी का एग्जाम हो गया, या फिर वो आपका जो है वो अपकमिंग कोई भी राज्य चयन आयोग का एग्जाम है, तो उसके लिए आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आप अपने स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे पाएंगे, आप खुद को एंगेज भी रख पाएंगे। एंगेज, खुद को जुड़े हुए रखना बहुत ज़रूरी है, अप टू डेट रखना ज़रूरी है, और अपनी कमियों को एनालाइज करना और उन कमियों को इम्प्रूव कर कर आगे बढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। और वो टेस्ट सीरीज से पॉसिबल हो पाएगा अगर आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अगर आप टाइमली ज्वाइन करते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं, अच्छे से उसकी टेस्ट सीरीज को जो है वो पढ़ते हैं, तो जो मेरिट में 4-5 नंबरों की कमी रह जाती है जो आपको जो है वो पीछे रखती है, उस कमी को इम्प्रूव कर पाएंगे और डेफिनेटली आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने को मिलेगा। अभी अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं यहाँ पर कि कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, उनको एनालाइज कीजिए। बोलते हैं यहाँ पर सबसे पहले बोलते हैं चारमी नाता इज अ मैरिज कस्टम फॉलोड इन लाहौल स्पीति, कि ये जो लाहौल स्पीति है यहाँ पर चारमी नाता करके जो है वो एक विवाह का रिवाज होता है जिसका पालन यहाँ पर किया जाता है। उससे आगे बोलते हैं ट्रेडिशनल मैच मेकर जो होते हैं हिमाचल में, लोकली उनको जो है वो रोवरी जो है वो बोला जाता है। ट्रेडिशनल जो मैच मेकर होते हैं, जो मतलब जो रिश्ते वगैरह कराते हैं, उनको रूवरीज कर कर जो है वो बोलते हैं। अगर हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो पहली स्टेटमेंट, ये जो चारमीन आता है ये मैरिज का कस्टम हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ तक बात सही है, परंतु लाहौल स्पीति में नहीं है, ये गलत हो गया। ये किन्नौर में जो है वो एक इस तरह का जो है वो मैरिज का कस्टम आता है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कि किन्नौर में मैरिज का कस्टम है। दूसरी स्टेटमेंट की ट्रेडिशनल मैच मेकर जो हिमाचल के होते हैं उनको रोवरी बोलते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, हिमाचल में ट्रेडिशनल मैच मेकर को रोवरी ही बोला जाता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली 2 इज करेक्ट हो जाएगा, परंतु हमें थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करना है। बोलते हैं यहाँ पर कि अब बोलते हैं जो हिमाचल में जो है वो बिट्रोड ट्रेडिशन है किन्नौर में खासकर, उसकी बात यहाँ पर की गई है। उसमें उसको चारमी नाता जो बोलते हैं, चारमी नाता में होता क्या है, इसमें जो मंगेतर होता है उसको ज्वेलरी दी जाती है, क्लोथीज दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, किसी फेस्टिवल के दौरान जो है ये किया जाता है ऐसा, और किन्नौर में इसको चारमी नाता कर कर जो है वो बोलते हैं। इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है यहाँ के लोकल कल्चर के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, और ये प्रैक्टिस इसलिए जो है वो परफॉर्म की जाती है ताकि जो एक परिवार है उनके बीच में जो है रिस्पेक्ट बनी रहे, प्यार बना रहे, और उनको सम्मानित करने के लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो इस तरह का कल्चर जो है वो है जिसको चारमी नाता कर कर जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो अगर हम जर्नी देखते हैं तो हम ट्रेडिशनल मैच मेकर्स की अगर हम बात करते हैं तो उनको लोकली रोवरी बोलते हैं, धामू उनको बोल देते हैं, मजोमी उनको बोल देते हैं, रिवारा उनको जो है वो बोल देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जो मैच मेकर हिमाचल में होते हैं उनको जो है वो किस किस नाम से जो है वो जाना जाता है, तो रोवरी, धामू, मजोमी हो गया, रिवारा हो गया, इन नामों से जो है वो उनको यहाँ पर जाना जाता है। तो इतना आपने बेसिकली यहाँ से ध्यान रखना है। बाकी तो हम टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर हिमाचल के पढ़ते रहते हैं, परंतु फिलहाल इतना यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द रिवर हुज वाटर वाज टू बी यूज्ड फॉर सानन हाइडल प्रोजेक्ट एट जोगिंदर नगर इन हिमाचल प्रदेश एज पर लीज एग्रीमेंट इन 1925। तो बोलते हैं कि उस नदी को आइडेंटिफाई कीजिए, उसे नदी का नाम बताइए। बोलते हैं 1925 की लीज समझौता जो हुआ था उसके अनुसार जिस नदी के ऊपर सानन परियोजना बनाई गई थी उसका नाम बताइए। ये जो सानन परियोजना बनाई गई थी ये कहाँ पर बनाई गई थी, ये जोगिंदर नगर
नगर में बनाई गई थी, जोगिंदरनगर मंडी में जो है वो आता है। अब मंडी में यहाँ पर आता है, यहाँ पर सानन परियोजना जो था वो एक बनाई गई थी, और ये जो सानन परियोजना बनी थी ये उहल नदी के ऊपर जो था वो बनी थी। उहल ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये जो परियोजना यहाँ पर बनाई गई थी जोगिंदरनगर में, 1926 में इसको स्थापित किया गया था। इसकी जो पहली स्टेज थी वो 1933 तक बनकर तैयार जो था वो हो गई थी। इसको बनाने वाले जो इंजीनियर थे वो कर्नल BC बेटी जो था वो हुआ करते थे, और सानन परियोजना जो था वो इसको कहा गया। लॉर्ड विलिंगडन उस टाइम भारत के वाइसराय हुआ करते थे 1933 में, जब उनके द्वारा इस परियोजना का इनॉग्रेशन जो था वो किया गया था, उद्घाटन जो था वो किया गया था। अब इस परियोजना को जो था वो पंजाब को जो था वो उस टाइम लीज पर दे दिया गया था, लगभग 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया गया था। अभी वो लीज समाप्त हो गई है, तो उसको लेकर कोर्ट में केस भी चला हुआ है, क्योंकि हिमाचल कहता है कि भाई अब ये हमारी परियोजना है, लीज तो समाप्त हो गई है, अब हम खुद अपने हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। पंजाब वही पुराना क्लेम जो है रखता है कि भाई हमें लीज पर दी गई थी, कंटिन्यू करना है, व्हाटएवर जो भी है उसको लेकर जो है पंजाब क्लेम करता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद इनको लेकर जो है केस चला हुआ है। अगर हम इस परियोजना की बात करते हैं तो ये परियोजना जब बनाई गई तो यहाँ पर इस परियोजना में जो सामान पहुंचाना था, यहाँ तक जितनी भी चीज़ें पहुंचाई जानी थी वो कैसी पहुंचाई जाए ये इंश्योर करने के लिए एक रेलवे ट्रैक भी जो था वो बनाया गया, जिसको जो है वो जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे ट्रैक के नाम से जो है वो जानते हैं। तो वो 1926 में जो था वो बनाया गया था। इस 1926 में जोगिंदरनगर और पठानकोट के बीच में रेलवे ट्रैक बनाया गया था, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल से। ये जो जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे ट्रैक आता है 1926 में स्टार्ट हो गया था, 1929 तक ये ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया था, और ये जो है वो 113 किलोमीटर जो है वो लंबा आता है, 113 किलोमीटर लॉन्ग जो है वो इसकी डिस्टेंस है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये भी पता चल गया कि क्यों जो था ये बनाया गया था, और सानन परियोजना के साथ जो है उसको जोड़ लिया। कौन सी जिले में सानन परियोजना आती है? मंडी जिले में सानन परियोजना आती है, जोगिंदरनगर में जो है ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से इतना ध्यान रखेंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ही है, बोलते हैं बिलासपुर मंडी शिमला बिलोंग टू ओल्ड हिमाचल, की बिलासपुर मंडी शिमला जो है वो पुराने हिमाचल से संबंधित है। ओल्ड हिमाचल कॉन्स्टिट्यूट 47.4% ऑफ एरिया, की ओल्ड हिमाचल जो है वो 47.4% एरिया को क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। आगे तीसरे में बोलते हैं कि कुल्लू एंड कांगड़ा बिलोंग टू न्यू हिमाचल, की कुल्लू और कांगड़ा नए हिमाचल से बिलोंग करते हैं। न्यू हिमाचल जो है वो 52.3% एरिया कॉन्स्टिट्यूट जो है वो करता है। ये ऑप्शंस हैं आपके पास, एक बार देख लीजिए, क्योंकि ओल्ड न्यू हिमाचल के बारे में आपने पढ़ा होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको एक सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अब मैं एनालाइज करता हूं और पहली स्टेटमेंट से सही गलत आपको बताता हूं। अगर हम ओल्ड हिमाचल की बात करते हैं तो ओल्ड हिमाचल में जो है वो हमारे पास बिलासपुर आता है, मंडी आता है, शिमला आता है, चंबा आता है, सिरमौर आता है। तो बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही है कि बिलासपुर मंडी शिमला जो है वो ओल्ड हिमाचल में ही आते हैं। अगर हम ओल्ड हिमाचल की इन टर्म ऑफ एरिया बात करते हैं तो 1991 में एक जनगणना हुई थी। 1991 की जनगणना के अनुसार पता चलता है कि ओल्ड हिमाचल जो है वो 48.4% एरिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, ना कि 47। ठीक है, ये गलत हो गया। तो 48.4% एरिया ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये सही होगा, और दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि कुल्लू कांगड़ा बिलोंग टू न्यू हिमाचल। तो न्यू हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, ऊना ये सब जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट सही है कि कुल्लू कांगड़ा न्यू हिमाचल में ही आते हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति, हमीरपुर, ऊना भी यहाँ पर जो है वो आते हैं। और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही होगी। चौथी स्टेटमेंट में बोलते हैं न्यू हिमाचल कॉन्स्टिट्यूट 52.3% एरिया। देखो न्यू हिमाचल जो है वो कितना परसेंट एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है? ये 51.6% एरिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, ना कि 52। ये गलत हो गया, तो चौथी स्टेटमेंट गलत हो गई। हमारे पास पहली और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। न्यू हिमाचल कितना एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, ओल्ड हिमाचल कितना एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, न्यू हिमाचल में क्या क्या आता है, ओल्ड हिमाचल में क्या क्या आता है, ये आपने जान लिया। अब एक और बात ध्यान रखिए, हम पॉपुलेशन की भी बात कर लेते हैं। जो ओल्ड हिमाचल है उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? वो 52.3% कॉन्स्टिट्यूट करती है, और न्यू हिमाचल की पॉपुलेशन जो है वो 47.3% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। ओल्ड हिमाचल न्यू हिमाचल का कॉन्सेप्ट क्या है? ये जब हिमाचल बना था तो हिमाचल में जो है वो कुछ एक ही जिले हुआ करते थे। उस टाइम तो 4 ही जिले हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे कर अलग अलग जिले यहाँ पर जुड़े। जैसे कि 4 जिले जब हुआ करते थे तो उसमें एक महासू जिला आता था, उसमें एक जो था मंडी आता था, सिरमौर आता था, चंबा आता था, तो वो ओल्ड हिमाचल में आ गए। बिलासपुर बाद में चलकर जुड़ा, वो भी ओल्ड हिमाचल में काउंट हुआ। किन्नौर जुड़ा, वो भी ओल्ड हिमाचल में। फिर बाद में चलकर कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट बनाए गए जो कि नए हिमाचल में आए, जैसे कि हमीरपुर बनाया गया, ऊना बनाया गया, कांगड़ा बनाया गया, कुल्लू बनाया गया, लाहौल स्पीति बनाया गया, तो वो न्यू हिमाचल
में जो है वो फॉल करके, और इनका एरिया भी एक तरह से बताया गया है, पॉपुलेशन भी एक तरह से बताई गई है, जो कि हमने पढ़ ली यहाँ पर। ठीक है, रिवाइज हो गया, सही आंसर पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला गया है। बोलते हैं गायथिंग बसपा आर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ सतलुज की, ये जो गायथिंग है, बसपा है, सतलुज की बाईं तटवर्ती सहायक नदियाँ आती हैं। आगे बोलते हैं सतलुज रिवर्स कैचमेंट एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज अप्रॉक्सीमेटली 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की। सतलुज नदी का जो कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश में वो लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे, तीसरी स्टेटमेंट हम बोलते हैं सतलुज नदी जो है वो मंडी में एंटर करती है चौरा विलेज के समीप। तो तीनों स्टेटमेंट्स देख ली, ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, मैं एनालाइज कर आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो गायतंग बसपा ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है सतलुज की, बिल्कुल सही बात है। सतलुज का जो कैचमेंट एरिया है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी सही बात है। परंतु सतलुज नदी जो है वो मंडी में चौरा के समीप एंटर नहीं करती, ये गलत हो गया, तीसरी गलत हो गई। हमारे पास ऑप्शन बी ओनली 1 एंड 2 जो है वो सही है, ऑप्शन ए जो है वो सही है, ओनली 1 एंड 2 जो है वो हमारे पास सही है। सतलुज नदी की थोड़ी सी बात अब की जाए। सतलुज नदी की अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ इसकी जो है वो 1448 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली आती है। हिमाचल की ये सबसे लंबी नदी है, हिमाचल में 320 किलोमीटर जो है ये बहती है। इसका जो कैचमेंट एरिया हिमाचल में आता है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। और इसके किनारे जहाँ जहाँ से ये बहती है तो किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर से होकर ये बहती है। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो है जो शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, कल्पा है, नांगियाँ है, रामपुर है, तत्तापानी है, सुन्नी है, बिलासपुर है, ये सब इसके किनारे बसे हुए हैं। हिमाचल में जो ये एंटर करती है शिपकीला के समीप एंटर करती है। वैदिक नाम इसका सतुद्री है, संस्कृत नाम इसका सतद्रु है, तिब्बती नाम इसका जो है लोंगचेन खम्ब है, और इसको जो है मुक्संग झुंगरी भी बोलते हैं। ग्रीक नाम इसका हाइसेड्रस है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हिमाचल में इसकी जर्नी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये शिपकीला के समीप एंटर करती है। और अगर हम बात करते हैं मंडी में ये एंटर करती है तो मंडी में ये जो है वो फिरनू विलेज के समीप एंटर करती है। उसके बाद बिलासपुर में ये एंटर करती है कसोल के समीप, और नीला गांव के समीप जो है ये बिलासपुर को छोड़ देती है। उसके बाद जो है ये अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो भाखड़ा के समीप ये हिमाचल को छोड़ देती है और पंजाब में एंटर कर जाती है। और चौरा जो ऑप्शन में दिया गया था तो चौरा में इस शिमला में जो है वो चौरा के समीप जो है वो एंटर करती है, ये आपने ध्यान रखना है। शिमला में ये चौरा के समीप एंटर कर जाती है। ठीक है, तो ये सब हमें पता चलता है हमारी हिमाचल की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी के बारे में। हाँ, यहाँ पर इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज रह गई जानने के लिए। तो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज में जो है वो कौन कौन सी आती है, एक तो हमने ग्याथिंग पढ़ी जो आती है, ग्याथिंग हो गया, बसपा हो गया, बसपा के अलावा डुलिंग हो गया, डुलिंग के अलावा सोलडांग एक हो गया, सोलडांग एक आती है, सोलडांग के अलावा तिरुंग हो गया। ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आती हैं। बाकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज जो इसकी आती हैं उसमें जो है वो हमें रोपा देखने को मिल जाती है, एक स्पीति हमें देखने को मिल जाती है, स्पीति के अलावा मुलगांव देखने को मिल जाती है, मुलगांव भी एक इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। हमें यूला जो हम वैली भी पढ़ रहे थे, एक वेंगर हमने वैली पढ़ी थी, हमने थ्रोंग पढ़ा था, रूपी हमने पढ़ी थी, वो भी इसकी आती है, तैंती हमने पढ़ी थी, कशांग हमने पढ़ी थी, वो सारी जो है वो इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है वो आती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया साथ साथ में, और लेफ्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पझौता मूवमेंट। पझौता मूवमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं पझौता मूवमेंट स्टार्ट इन 1942। आगे बोलते हैं इट वाज एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, ये जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। उससे आगे बोलते हैं इट्स मेन लीडर वर सूरत सिंह वैद एंड हिज वाइफ सुनहरी देवी, कि इसके मुख्य नेता जो था वो सूरत सिंह वैद थे और उनकी पत्नी सुनहरी देवी थी। पझौता मूवमेंट की सबसे पहले बात की जाए तो पझौता मूवमेंट जो था वो 1942 में ही स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इट वाज एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो था वो एक्सटेंशन थी। अगर आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं तो देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो 1930 में स्टार्ट हुआ था और इसकी एक्सटेंशन ये नहीं था। ये जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका एक्सटेंशन जो था वो हुआ करता था पझौता आंदोलन। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पता चल गया 1930 में स्टार्ट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था। इसके जो मेन लीडर थे वो सूरत सिंह वैद हुआ करते थे, उनकी वाइफ सुनहरी देवी हुआ करती थी, ये बात भी सही है। तो पहली तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही है और हमारे पास ये पता चल गया कि ये जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट की जो था वो एक्सटेंशन हुआ करती थी, ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब पझौता आंदोलन हुआ था तो उस टाइम भी था वो सिरमौर के राजा कौन हुआ करते थे, तो उस टाइम सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश जो था वो हुआ करते थे। राजेंद्र प्रकाश सिरमौर के राजा हुआ करते थे और ये सिरमौर के अंतिम शासक भी जो था वो थे। अच्छा, सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की थी वो आप जल्दी से कमेंट कर बताएंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट सिरमौर रियासत है इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी।
अगर मैं मैप में आपको सिरमौर दिखाऊं तो सबसे नीचे सिरमौर जो है वो आता है, और सिरमौर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट, एक सोलन और एक शिमला के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की है तो वहाँ पर देखना हिमाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो मैप बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मैंने डिटेल से वहाँ पर बताया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 2024। तो बोलते हैं दिसंबर 2024 तक हिमाचल में कितनी ग्राम पंचायतें थी, ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जो था वो हिमाचल प्रदेश में कितनी थी। आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। अभी आप जल्दी से कमेंट कर कर बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें जो हैं वो हैं। इसलिए इससे पिछला जो मिशन एलाइड का एडिशन है उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था और डिटेल से डिस्कस किया था, काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बताया था। अभी आप कमेंट कर कर बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए सर्च करना @allexam31। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहती है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।